हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं बाजीराव नर्सिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज अपन डील करने जा रहे हैं बहुत ही धांसू और इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो इसे मैक्सिमम अपने दोस्तों तक और चाहिए तो इसे शेयर कर दीजिए ताकि आने वाली हर कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम का इन सभी को बेनिफिट मिल सके। तो बाजीराव नर्स आप कृपया सभी विद्यार्थी अपनी सीट की पेटी बांध करके तैयार हो जाए। बाजीराव नर्सिंग एकेडमी से आपकी सफलता का विमान उड़ने के लिए तैयार है। आज अपन डील करते हैं बहुत ही धांसू टॉपिक के बारे में, डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में। बार बार में एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा यहाँ से। ट्राइज के बारे में पढ़ेंगे, डिजास्टर क्या होता है, क्या इसका डेफिनेशन होती है, कौन कौन से टाइप का होता है, किस किस टाइप की इसमें फेजेस होती है, साइकिल होती है डिजास्टर की, वो कौन कौन सी होती है। आगे पढ़ेंगे ट्राइज के बारे में, रिवर्स ट्राइज के बारे में, स्टार्ट के बारे में, सिंपल ट्राइज के बारे में, सभी के बारे में वन बाय वन करके एक एक के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो मैक्सिमम अपने दोस्तों तक इसे शेयर कर दीजिए। बात करते हैं डिजास्टर का कि डिजास्टर का जो डेफिनेशन होती है क्या होती है। तो डिजास्टर इज एन एनी इवेंट, डेफिनेशन क्या है डिजास्टर के। तो डिजास्टर का मतलब होता है डिजास्टर इट इज ए एनी इवेंट। तो बात कर लेते हैं यहाँ पर डिजास्टर की। तो डिजास्टर एक ऐसा इवेंट होता है जो कि कॉज टू द डैमेज टू द प्रॉपर्टी, ह्यूमन लाइफ एंड हेल्थ रिसोर्सेज को क्या कर देता है, डिस्ट्रक्शन या डैमेज कर देता है। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बाहर की, अगर मान लीजिए डिजास्टर का मतलब क्या देखने को मिलेगा, तो अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ क्या कहता है कि डिजास्टर का मतलब क्या होगा। तो डिजास्टर एक ऐसा इवेंट होता है जो कि कॉज डैमेज टू द प्रॉपर्टी, ह्यूमन लाइफ, हेल्थ रिसोर्सेज को क्या कर देता है, एक स्केल पर उनको डैमेज कर देगा। और ये ऐसा डैमेज करता है कि आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बाहर से, कम्युनिटी आउटसाइड ऑफ कम्युनिटी से हेल्प मंगवाने की आवश्यकता पड़ती है। आउटसाइड ऑफ कम्युनिटी से हेल्प के रिक्वायरमेंट होती है। तो इसे नाम से जाना जाता है डिजास्टर, नाम से जानते हैं। तो डिजास्टर इज एनी इवेंट दैट कैन डैमेज property, डिजास्टर एक ऐसा इवेंट होता है जो कि क्या कर सकता है, डैमेज कर सकता है किस किस को। तो प्रॉपर्टी को, ह्यूमन ह्यूमन लाइफ, हेल्थ रिसोर्सेज, हेल्थ और हेल्थ रिसोर्सेज को क्या कर देगा, डैमेज कर देगा। और क्या करेगा, डिजास्टर का मतलब होता है, डब्ल्यूएचओ ने क्या कहा कि डिजास्टर एक ऐसी घटना या एक ऐसी आपदा होती है। डिजास्टर मैनेजमेंट का मतलब होता है आपदा प्रबंधन के नाम से इसको जानते हैं। तो डिजास्टर एक ऐसी आपदा होती है, एक ऐसा इवेंट होता है जो कि क्या कर सकता है, डैमेज कर सकता है या डिस्ट्रक्शन कर सकता है प्रॉपर्टी का, ह्यूमन लाइफ का, उसके साथ साथ में हेल्थ और हेल्थ सर्विसेज का एक स्केल पर क्या कर देगा, डैमेज कर देगा। और वारंट दैट द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, आपको कम्युनिटी आउटसाइड ऑफ कम्युनिटी से क्या करवानी पड़ती है, हेल्प की आवश्यकता पड़ती है। तो इसे डिजास्टर के नाम से जानते हैं। अब डिजास्टर को याद करने के लिए डिजास्टर से आपको फुल फॉर्म लिखनी है, डिजास्टर क्या होता है। तो डिजास्टर की आपको फुल फॉर्म याद रखनी है। इसका मीनिंग क्या होगा, तो डी से मतलब होता है डिस्ट्रक्शन ऑफ द लाइफ एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज का क्या कर दिया जाता है, यहाँ पर डिस्ट्रक्शन कर दिया जाता है ह्यूमन रिसोर्सेज का। और लाइफ का अगर डिस्ट्रक्शन हो जाता है तो डी से याद रखना है डिस्ट्रक्शन ऑफ द रिसोर्सेज एंड लाइफ। आई से याद रखना है आपको इंसिडेंट, एस का मतलब होता है सफरिंग। बात करें ए से तो एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर, एडमिनिस्ट्रेटिव फेल्योर होगा। और फाइनेंशियल फेल्योर, एडमिनिस्ट्रेटिव फेल्योर एंड और फाइनेंशियल फेल्योर, ये याद रखना है आपसे। ए से एच का मतलब होता है कि यहाँ पर स्ट्रेटेजी क्या फॉलो करनी है। तो सफरिंग एंड एस का मतलब होता है सेंटिमेंट्स। टी से ट्रेजेडी, ई का मतलब होता है इरप्शन ऑफ द कम्युनिकेबल डिजीजेज, इरप्शन ऑफ
इरप्शन ऑफ द कम्युनिकेबल डिजीज। अब इसके बाद में क्या होगा, पोस्ट डिजास्टर फेज में कम्युनिकेबल डिजीज का इरप्शन होता है। और आर से मतलब होता है कि कौन कौन सा रिसर्च एक्टिविटीज कौन कौन सी करते हैं, तो ये रिसर्च एक्टिविटीज इन सभी के बारे में वन बाय वन करके आपको पढ़ना है। बात करते हैं डी से, तो डी का मतलब होता है डिस्ट्रक्शन ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ द लाइफ एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। अब जब भी कोई डिजास्टर आता है तो क्या करके जाता है, क्षति पहुंचा के जाता है, नुकसान करके जाता है। तो डी से मतलब है डिस्ट्रक्शन करेगा, किस किस का कर सकता है, तो लाइफ एंड ह्यूमन रिसोर्सेज का क्या कर देगा, डिस्ट्रक्शन करेगा। आई का मतलब होता है कि इंसिडेंट्स होगा। एस से क्या क्या सफरिंग करना पड़ सकता है। ए से एडमिनिस्ट्रेटिव फेल्योर, फाइनेंशियल फेल्योर हो जाएगा। अगर मान लीजिए कहीं पर बाढ़ आ जाती है या आग लग जाती है तो उसमें क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव आपका फेल्योर होगा और उसके साथ साथ आपको फाइनेंशियल लॉस भी होता है, तो फाइनेंशियल फेल्योर होगा। आग लगी आपके घर में, आपका सब कुछ जलकर राख हो गया, तो यहाँ पर क्या हुआ, फाइनेंशियल फेल्योर को आप परेशानी देखनी पड़ेगी पैसों के। एच से सेंटिमेंट याद रखना है। टी से ट्रेजेडी होती है। ई का मतलब होता है इरप्शन ऑफ द कम्युनिकेबल डिजीजेज का इरप्शन देखने को मिलेगा। पोस्ट डिजास्टर फेज में जो मेनली जो मोस्ट कॉमन इरप्शन होता है कौन सी डिजीज का, तो वहां पर कौन सी डिजीज देखने को मिलेगा, गैस्ट्रोएंटेराइटिस देखने को मिलती है। बात करें रिसर्च एक्टिविटीज के, कि यहाँ पर बाद में आपको रिसर्च एक्टिविटीज करने को मिलती है, तो ये सभी क्या है, डिजास्टर के नाम से जानी जाती है। वे डिजास्टर की फेजेज हो गई है। आगे पढ़ते हैं, डिजास्टर कितने टाइप का देखने को मिलेगा, तो डिजास्टर होता है मेनली टू टाइप्स का देखने को मिलता है। इसके दो टाइप होते हैं। फर्स्ट होता है नेचुरल, जो कि यहाँ पर प्रकृति की देन होती है। प्राकृतिक होता है जो कि यहाँ पर भगवान की तरफ से आता है। जैसे मान लीजिए बाढ़ आती है, फ्लड्स आती है, बहुत तेज बारिश हुई, उसके बाद में बाढ़ आ गई, तो ये क्या है, प्राकृतिक होता है। ये तो है नहीं कि किसी ने मोटर चला करके बाढ़ ला दी है आपके गांव में, ऐसा नहीं होता है। तो प्राकृतिक कौन सी होती है, यहाँ पर टू टाइप्स का देखने को मिलेगा। टू टाइप्स का होता है, टू टाइप्स में फर्स्ट टाइप होता है कि यहाँ पर नेचुरल, सेकंड टाइप होता है ये मैन मेड। मैन मेड जो कि क्या होता है, आदमी के द्वारा बनाए गए, उनकी वजह से अगर क्या होता है डिजास्टर, तो उन्हें नेचुरल के नाम। अब नेचुरल में कौन कौन सा आ गया, एक तो होती है फ्लडिंग, फ्लड आ गई, मान लीजिए अगर बाढ़ आ जाती है, किसमें जाएगा, नेचुरल में जाएगा। अगर मान लीजिए बाढ़ आ गई तो किसमें देना है उसको, फ्लड। फ्लड किसमें जाएगी, बाढ़ आती है किसमें जाएगा, देखने को मिलेगा डिजास्टर है तो नेचुरल डिजास्टर है। अर्थक्वेक होता है जिसे भूकंप, अर्थक्वेक किसमें जाएगा, भूकंप है। सुनामी आ गई, और सुनामी भी किसमें जाएंगे, तो डिजास्टर मैनेजमेंट में नेचुरल की बात करें तो फ्लड्स होगा, फ्लड की बात करें अर्थक्वेक का तो भूकंप होता है, तो भूकंप भी किसमें देखने को मिलेगा, ये भी एक नेचुरल होता है। सुनामी किसमें जाएगी, नेचुरल होती है। बात करें मैन मेड की, मैन मेड में कौन से हो सकते हैं, तो अगर मान लीजिए किसी तरीके का बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, तो बॉम्ब ये तो है नहीं कि भगवान ने बनाकर भेजा, किसने बनाया, आदमी ने बनाया था। तो बॉम्ब अगर किसी ने ब्लास्ट किया है किसमें जाएगा, बॉम्ब ब्लास्ट। मान लीजिए अगर कहीं पर आग लग जाती है तो आग भगवान लगाने नहीं आया है, वहां पर किसी पर्सन की वजह से या किसी शॉर्ट सर्किट की वजह से हुई है, तो बॉम्ब किसमें जाएगा, ब्लास्ट किसमें जाता है। या बात करें अगर यहाँ पर जो मैसिव एक्सीडेंट देखने को मिलते हैं, यहाँ पर किसी तरीके का कोई एक्सीडेंट देखने को मिलेगा तो किसकी वजह से होता है, ये सभी किसमें जाते हैं, मेनली मैन मेड होती है। तो ऐसी आपदाएं जो कि ऐसे डिजास्टर जो कि मेनली किससे मिलकर बना होता है, यहाँ पर नेचुरल होता है, प्राकृतिक होता है। जैसे बाढ़ आ गई, अर्थक्वेक आ गया, भूकंप आ गया, सुनामी आ गई, किसमें जाएगा, तो मेनली जाता है नेचुरल होता, नेचुरल। बात करें मैन मेड की तो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, कहीं पर फायर लगी है, या फिर किसी तरीके का एक्सीडेंट हुआ, या कार पलट गई, बस पलट गई, ये किसमें जाते हैं, सभी आपको जाएंगे डिजास्टर के मैन मेड में देखने को मिलेगा। अब यहाँ से क्वेश्चन अगर आप लिखना चाहते हैं तो यहाँ से 3 क्वेश्चन लिखे कि मोस्ट कॉमनली जो सीन दी जाती है पोस्ट डिजास्टर फेज में कौन सी डिजीज होती है जो कि मोस्ट कॉमनली रिपोर्टेड की जाती है, तो मोस्ट कॉमनली डिजीज
रिपोर्टेड इन पोस्ट डिजास्टर फेज। पोस्ट डिजास्टर फेज में कौन सी जो डिजीज होती है मेनली देखी जाती है? गैस्ट्रो एंटेराइटिस। गैस्ट्रोएंटेराइटिस होती है, मोस्ट कॉमनली देखी जाती है। किसमें देखी जाती है? तो रिपोर्ट की जाती है, मोस्ट कॉमनली डिजीज रिपोर्टेड की जाती है पोस्ट डिजास्टर फेज में, और गैस्ट्रोएंटेराइटिस होगा मोस्ट कॉमन माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी। मोस्ट कॉमन माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी इन पोस्ट डिजास्टर फेज। पोस्ट डिजास्टर फेज में कौन से माइक्रोन्यूट्रिएंट के डेफिशिएंसी देखी जाती है? तो यहाँ पर मेनली देखी जाती है विटामिन ए की डेफिशिएंसी देखी जाएगी। अदर देन द विटामिन ए के अलावा किस किस की डेफिशिएंसी हो सकती है? तो अदर देन इसके अलावा देखने को मिलेगा कि यहाँ पर विटामिन सी की डेफिशिएंसी होगी, और उसकी वजह से क्या हो सकता है? स्कर्वी। बात करें यहाँ पर बी3 की हो सकती है, नियासिन की हो सकती है। विटामिन बी3 इज आल्सो नोन एज नियासिन के नाम से जाना जाता है। तो नियासिन की अगर कमी होती है तो इसे किस नाम से जाना जाएगा? तो ये क्या करवा सकती है? पेलेग्रा करवा सकती है। तो ये आपको याद रखना है विटामिन ए का। या बात करें अगर यहाँ पर आयरन की डेफिशिएंसी होगी तो क्या करवा सकती है? आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया करवा सकती है। ये सभी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। और दो क्वेश्चन है कि मोस्ट कॉमन जो स्ट्रेटेजी होती है डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के, वो क्या होती है पोस्ट डिजास्टर फेज में? तो आपको क्या करना है? सप्लाई करना है सेफ ड्रिंकिंग वाटर का, एंड प्रॉपर एक्सक्रिएटा को डिस्पोजल करना है। ये बात करें मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेप्स कौन सी होती है डिजीज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल के, तो वहां पर आपको क्लोरिनेशन करना होता है वाटर का। क्लोरिनेशन करो 0.7 mg पर लीटर के हिसाब से वहां पर क्लोरिनेशन किया जाएगा, जिसमें क्लोरीन डाली जाती है पानी में। तो ये सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे बढ़ते हैं अब इसका सबसे मेन टॉपिक के बारे में कि इसके कौन कौन सी फेजेज या इसकी साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। तो डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल आप हेडिंग डाल लीजिए। डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल के बारे में पढ़ने वाले हैं कि डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल क्या होती है, इसके बारे में आपको क्विक रिव्यू लेना है कि डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल किस तरीके से देखने को मिलेगा, क्या होती है, इन सभी के बारे में वन बाय वन करके पढ़ने वाले हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल के बारे में पढ़ेंगे कि डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल क्या होती है। डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल मेनली इसमें कौन कौन सी फेज देखने को मिलेगी, तो यहाँ पर डिजास्टर इंपैक्ट और उसका रेस्पॉन्स देखने को मिलेगा। तो बात करें यहाँ पर बात कर सकते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल में स्टेप्स या फेज की कि कौन कौन सी स्टेप्स होती है, कौन कौन सी फेज देखने को मिलेंगे। तो यहां पर आपको लिखना है फर्स्ट फेज के बारे में बात करें तो डिजास्टर इंपैक्ट एंड रेस्पॉन्स। डिजास्टर इंपैक्ट एंड रेस्पॉन्स। सेकंड नंबर की बात करते हैं डिजास्टर इंपैक्ट के बारे में, रिकवरी और रिहेबिलिटेशन के बारे में। तो यहां पर क्या देखने को मिलेगा? रिकवरी एंड रिहेबिलिटेशन। रिहेबिलिटेशन का मतलब होता है वापस से पहले वाली कंडीशन में लेकर के आना। बात करें थर्ड पर मिटिगेशन होगा, एंड फोर्थ नंबर पे बात करते हैं तो यहां पर क्या देखने को मिलेगा? मिटिगेशन, और मिटिगेशन के बाद में जो प्रिपेयरनेस, मिटिगेशन एंड प्रिपेयर्डनेस। मिटिगेशन एंड प्रिपेयरनेस ये सभी क्या होती है यहाँ पर मेनली देखने को मिलेंगे कि तट पर बैठे बैठे तेरे हाथ कहां कुछ आएगा, रत्न मिलेंगे तुझको जब सागर की तह में जाएगा, कुछ ना आया हाथ समझना डुबकी अभी अधूरी है, चाहे कितना भी मुश्किल हो पहला कदम जरूरी है। तो आज अपने स्टार्टिंग कर दिया है तो उसको स्टार्टिंग को आपको मेंटेन रखना है, कंटिन्यूटी में इसको बनाए रखना है। तो ये सभी चारों फेजेस होती है किसकी देखने को मिलेगी? डिजास्टर की फेज होती है। ये चारों फेज है
किसकी फेज है, तो यहाँ पर डिजास्टर की फेज होती है। ये चारों फेजें किसकी है, डिजास्टर की फेज है। तो आपको याद रखना है, वन बाय वन करके इनको पढ़ना है। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर वन बाय वन करके यहाँ पर एक एक पेज को पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर आप स्टार्ट करते हैं डिजास्टर इम्पैक्ट और रेस्पॉन्स से आपको स्टार्ट करते हैं। तो डिजास्टर इम्पैक्ट और जो रेस्पॉन्स होती है क्या देखने को मिलेगा यहाँ पर, तो वन बाय वन करके यहाँ पर एक एक पेज को पढ़ने वाले हैं। तो डिजास्टर इम्पैक्ट एंड रेस्पॉन्स, तो फर्स्ट हेडिंग डालिए डिजास्टर इम्पैक्ट एंड रेस्पॉन्स। डिजास्टर इम्पैक्ट एंड रेस्पॉन्स के बारे में पढ़ते हैं। तो डिजास्टर इम्पैक्ट और रेस्पॉन्स होती है, ये बहुत ही ज्यादा फर्स्ट एंड मोस्ट क्रूशियल स्टेज होती है डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल की। तो ये क्या है, फर्स्ट एंड मोस्ट क्रूशियल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो फर्स्ट एंड मोस्ट क्रूशियल स्टेप्स ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल। डिजास्टर मैनेजमेंट की बहुत ही ज्यादा क्रूशियल फेज होती है, डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और क्रूशियल फेज होती है मैनेजमेंट के। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और फर्स्ट स्टेप होती है मोस्ट क्रूशियल डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल की फर्स्ट स्टेप होती है। इसमें क्या क्या कौन कौन सी इसमें सब स्टेप्स देखने को मिलेगी, तो इसकी स्टेप कौन कौन सी हो सकती है, तो बात करते हैं यहाँ पर स्टेज के बारे में। तो सबसे पहले क्या करना है, सर्च करना है, रेस्क्यू करना है एंड फर्स्ट एड देना है। तो सबसे पहले इसमें क्या देखने को मिलेगा, सबसे पहले आपको सर्च करो। सर्च का मतलब है कि कहां पर डिजास्टर हुआ है उसको सर्च करना है। सर्च के बाद में पर्सन को क्या करना पड़ेगा, वहां से रेस्क्यू करना है और फिर क्या देना है, उनको फर्स्ट एड देना होगा। तो ये सभी किसमें आते हैं, बात करते हैं यहाँ पर फर्स्ट स्टेप के बारे में, सर्च रेस्क्यू एंड उसका क्या करना है, फर्स्ट एड देना है। तो बात करें कि ऐसे डिजास्टर में, सेम डिजास्टर में फर्स्ट रेस्क्यूअर कौन होता है, तो फर्स्ट रेस्क्यूअर will be uninjured or least injured person अनइंजर्ड और लिस्ट इंजर्ड पर्सन होता है, वो फर्स्ट क्या देखने को मिलेगा, रेस्क्यूअर देखने को मिलता है। तो फर्स्ट पर्सन कौन होता है या फर्स्ट रेस्क्यूअर कौन सा देखने को मिलेगा। मान लीजिए कहीं पर आग लगी हुई है, मान लीजिए कोई हॉस्पिटल में आग लग जाती है, तो वहां पर फर्स्ट रेस्क्यूअर कौन होता है, तो वहां पर सेम डिजास्टर में अगर फर्स्ट पर्सन कौन होगा, तो सेम डिजास्टर में जो सबसे कम जिसको क्या हुआ है, नुकसान हुआ है या लिस्ट इंजर्ड या अनइंजर्ड पर्सन होता है, वो क्या देखने को मिलेगा, सेम डिजास्टर का। मान लीजिए कहीं पर वार्ड में आग लग गई है, तो बाहर से उसको बुझाने के लिए आने वाली टीम को टाइम लगेगा, लेकिन उसी सेम डिजास्टर में जिस पर्सन को क्या नहीं हुआ है, नुकसान नहीं हुआ है या अनइंजर्ड है, वो पर्सन फर्स्ट रेस्क्यूअर का काम करता है। तो वो सबको जाकर के सबसे पहले सर्च करेंगे कि आग कहां पे लगे, बाद में जो पर्सन है उसको क्या करना है, रेस्क्यू करना है और उनको फर्स्ट एड देना है। जो भी आपका प्राथमिक उपचार होगा, फर्स्ट एड मैनेजमेंट करके उन पर्सन को क्या करना है, आगे बाद में रेफर कर देना होता है। तो ये सभी किसमें आती है, सर्च रेस्क्यू एंड फर्स्ट एड। बात करें सेकंड फेज में क्या करना है, तो फील्ड केयर देनी है, फील्ड केयर देंगे। थर्ड फेज की बात करें तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है थर्ड फेज। अब सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है थर्ड फेज, ट्रायल्स के बारे में पढ़ेंगे। ट्रायल्स क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रायल्स को यहाँ पर आप स्टार मार्क लगा करके 5 स्टार क्वेश्चन दे सकते हैं कि ट्रायल्स क्या होता है। तो ट्रायल्स के बारे में बहुत ज्यादा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रायल्स आपके लिए। ट्रायल्स क्या होता है, इट इज द इंटरनेशनल कलर कोडिंग सिस्टम। ये क्या है, एक इंटरनेशनल कलर कोडिंग सिस्टम होता है। इंटरनेशनल कलर कोडिंग सिस्टम ये क्या है, एक इंटरनेशनल कलर कोडिंग सिस्टम होता है। किसके आधार पर दिया जाता है, तो यहाँ पर एक इंटरनेशनल कलर कोडिंग सिस्टम होता है टू सेव द लाइफ ऑफ द पर्सन अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी। तो ये क्या करता है, पर्सन की लाइफ को सेव करता है। तो टू सेव द life of the person, to save the life of person
अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी। अब इसका मतलब क्या है वो सभी आपको समझना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ट्राइएज आपके लिए। तो ट्राइएज का मतलब होता है, ट्राइएज एक ऐसा कलर कोडिंग सिस्टम होता है। तो एक ट्राइएज इट इज ए इंटरनेशनल कलर कोडिंग सिस्टम होता है। किस लिए दिया जाता है? पर्सन की लाइफ को सेव करने के लिए दिया जाता है। अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी के आधार पर दिया जाएगा। ये नहीं है कि जिसको सबसे ज्यादा जरूरत है उसको सबसे पहले केयर देनी है, जिसको सबसे कम जरूरत है उसको सबसे लास्ट में केयर देनी होती है। इसी को ट्राइएज के नाम से जाना जाता है। इसमें अलग अलग कलर कोडिंग दी जाती है और सबसे ज्यादा कलर कोडिंग होती है और रेड को दी जाती है। यहाँ पर अर्जेंट केस होते हैं, येलो में जाएंगे। बात करें लिस्ट अर्जेंट होते हैं या लिस्ट प्रायोरिटी वाले केस है ग्रीन वाले, और जो लो प्रायोरिटी होती है या सबसे कम प्रायोरिटी होती है लिस्ट प्रायोरिटी किसमें देने वाली है? ब्लैक कलर को देती है। तो कलर कोडिंग के हिसाब से रेड कलर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कलर होता है, फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। ये नहीं है कि एक में बहुत ज्यादा सीवियर पेशेंट है और आपकी सोना मोना जानू के हल्का सा खरोच आई है, तो आपको सबसे पहले उस पर्सन को संभालना है जिसको सबसे ज्यादा जरूरत है आपकी नीड की, जिनको के सीपीआर देने की और लाइफ सेविंग सर्जरीज के तुरंत आवश्यकता होती है। उनके पास जाना है। अपने रिलेटिव सोना मोना जानू को छोड़ करके पहले उस पर्सन की केयर करनी है जो इसको की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर आपको याद रखना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब इसके कलर कोडिंग के बारे में वन बाय वन करके कलर कोडिंग पढ़ते हैं। तो आइए मेरे साथ जुड़ जाइए। आप 5 मिनट के लिए अगर आप पूरे फिजिकल और मेंटली तरीके से यहां पर अगर प्रेजेंट हो जाएंगे, कंसंट्रेशन को मेंटेन करना है कि मंजिल को बुलाकर जिया तो क्या जिया है दम तुझमें तो उसे पाकर दिखा, लिख दे कौन से अपने कामयाबी की कहानी और बोल दे उस किस्मत को कि है दम तुझमें तो उसे मिटा कर दिखा, है दम तुझमें तो उसे मिटा करके दिखा। तो यहां पर आपको अपनी किस्मत के सहारे नहीं लेना है, आपको अपनी मेहनत पर विश्वास करना है। और बात करते हैं ट्राइएज के कलर कोडिंग के बारे में कि ट्राइएज में कौन कौन सा कलर कोडिंग होता है, इसके बारे में आज अपन पढ़ने जा रहे हैं। यहां से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो 5 स्टार लगाकर आप यहां पर ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए। आपको आने वाली एग्जाम में कहीं ना कहीं ये मिलने वाला है। RYGB के नाम से इसको याद रखना है। RYGB क्या होता है? तो R का मतलब होता है, R से रेड कलर होगा। बात करें Y से तो Y से होता है येलो कलर या पीला कलर। बात करें ग्रीन की तो ग्रीन से G से होता है ग्रीन, और B से होता है ब्लैक कलर का देखने को मिलेगा। तो ये 4 कलर होते हैं। ट्राइएज में मेनली कितने कलर होते हैं? 4 कलर कोडिंग होती है। 1 2 3 4 में RYGB के नाम से आपको याद रखना है। R से रेड होगा और रेड का मतलब ही होता है खतरे का निशान, और सबसे ज्यादा खतरा यहीं पर होता है। इसको नाम दिया जाता है हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले केसेस हैं। तो यहां पर क्या करनी है? हाईएस्ट प्रायोरिटी देते हैं। कौन से केस आते हैं? तो इसमें इमरजेंट केस आते हैं। इमरजेंट का मतलब होता है बिल्कुल अभी उनको जरूरत है, तो इमरजेंट केस है ये आएंगे। बात करें यहां पर सीपीआर की, सीपीआर इज रिक्वायर्ड इमीडिएटली। सीपीआर की रिक्वायर्ड होती है इमीडिएटली, उनको क्या देना पड़ेगा? सीपीआर देना पड़ सकता है। अब सीपीआर क्या होता है अपन ने पढ़ा हुआ है, जहां जिस दिन अपन ने शुरुआत करी थी बाजीराव नर्सिंग एकेडमी की, वह किसी पर्सन की लाइफ को सेविंग करने का जो ट्रीटमेंट होता है, बेसिक लाइफ सपोर्ट या कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, किस तरीके से किसी पर्सन की लाइफ को बचाया जा सकता है। तो आपने और हमने जहां जिस दिन पहली शुरुआत करी थी बाजीराव नर्सिंग एकेडमी के फर्स्ट क्लास की, तो किसी के लाइफ को सेविंग करने से लेकर आपकी सफलता का पाने तक का हमने जिम्मा उठाया है। उस पूरी जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहे हैं। बशर्ते यही है कि आप अपनी मेहनत का विश्वास रखिए, आप अपनी मेहनत पर विश्वास करते जाइए धीरे धीरे, और कंटिन्यू में मेहनत करते रहिए। सफलता आपके कदम को चूमने में टाइम नहीं लेगा। बात करते हैं यहाँ पर हाईएस्ट प्रायोरिटी के बारे में। इमरजेंट केस आते हैं, इसमें सीपीआर की रिक्वायर्ड होती है इमीडिएटली, और इसमें क्या करना पड़ेगा? लाइफ सेविंग सर्जरी करनी पड़ेगी। लाइफ सेविंग सर्जरी करनी पड़ती है विद इन 6 आवर, 6 घंटे के अंदर अंदर आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर लाइफ सेविंग सर्जरी की रिक्वायरमेंट होती है। सेकंड नंबर पे बात करें येलो कलर की, अगर मैं बात करूं कि येलो कलर में कौन सा केस देखने को मिलेगा, तो येलो कलर में जो केस आते हैं
येलो कलर में जो केस देखने को मिलते हैं वो कौन से केस आएंगे, तो यहां पर अर्जेंट केस होते हैं। अर्जेंट केस, अर्जेंट केस किसमें देखने को मिलेगा, येलो कलर में देखने को मिलते हैं। बात करें यहां पर तो कौन से केसेस होते हैं, यहां पर हाई प्रायोरिटी वाले होंगे। हाई प्रायोरिटी, हाई प्रायोरिटी वाले केस किसमें आते हैं, येलो में आएंगे। यहां पर भी सीपीआर की रिक्वायर्ड होती है, सीपीआर यहां भी क्या होगा, रिक्वायर्ड होगा। और यहां पर भी क्या करनी पड़ेगी, लाइफ सेविंग सर्जरी करनी पड़ सकती है। तो लाइफ सेविंग सर्जरी करनी पड़ेगी यहां पर भी विथ इन 24 आवर, विथ इन 24 आवर, 24 घंटे में के अंदर अंदर आपको लाइफ सेविंग सर्जरी करनी पड़ती है। बात करें यहां पर ग्रीन के, तो ग्रीन को क्या दी जाती है, लो प्रायोरिटी दी जाती है। अब लो प्रायोरिटी में क्या होगा कि यहां पर कौन से पेशेंट आते हैं, तो यहां पर एम्बुलेटरी पेशेंट आते हैं। एम्बुलेटरी का मतलब होता है कि यहां पर पर्सन होगा, चल फिर सकता है, यहां पर अपना काम कर सकता है। तो एम्बुलेटरी पेशेंट किसमें आते हैं, ग्रीन कलर में। ग्रीन अगर कोई पर्सन है जिसको हल्का सा मान लीजिए यहां पर क्या हुआ है, निशान हुआ है, थोड़ी सी इंजरी हुई है, तो इस इंजरी हुई है तो यहां पर क्या होगा कि यहां पर थोड़ी सी इंजरी के बाद वो पर्सन है आराम से चल फिर सकता है। किसी को मान लीजिए यहां पर हैंड्स में फ्रैक्चर हो गया है तो वो भी आराम से चल फिर सकता है। तो ऐसे पर्सन जो कि एम्बुलेटरी होते हैं, चल फिर आराम से सकते हैं, घूम सकते हैं, तो उनको क्या करना है, ग्रीन कलर देना है। बात करें ब्लैक की, तो ब्लैक में कौन से पर्सन आते हैं, तो ब्लैक में आते हैं जो कि क्या हो गए हैं, डेड हो गए हैं, या तो पर्सन है वो मर गए हैं, मृत्यु हो गई है उनके, या डेड हो गई, या डेथ हो गई है, या बात करें मोरिबंड। अब मोरिबंड क्या होते हैं इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। मोरिबंड का मतलब होता है कि बिल्कुल मरणासन है, आप कितना भी ट्रीटमेंट कर लो उनका, उनको आप सेव नहीं कर सकते उनकी लाइफ को। मोरिबंड का मतलब होता है मरणासन। अब मरणासन क्या होते हैं, ऐसे पर्सन जिनको कि आप कितना भी ट्रीटमेंट दे दो, कितना भी आप समय खर्च कर दो उस पे, उनकी जान को बचाया नहीं जा सकता है, तो उनको सबसे कम लिस्ट प्रायोरिटी में रखते हैं। तो यहाँ पर किसमें रखना है, इनको लिस्ट प्रायोरिटी में रखना होता है। तो ये इस हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आपको इसको समझाते हैं पूरे अच्छी तरीके से। अगर स्क्रीनशॉट ले लिया है, अब आगे बढ़ते हैं, इसमें बात करेंगे किस तरीके से इसका क्या होता है, ट्राइएज होता है। तो ट्राइएज एक कलर कोडिंग सिस्टम होता है, इंटरनेशनल कलर कोडिंग सिस्टम होता है, जो कि पर्सन की लाइफ को सेविंग करने के लिए दिया जाता है, और ये अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी देते हैं। सबसे ज्यादा रेड कलर की बात करें यहां पर कि रेड कलर में क्या देखने को मिलेगा, तो रेड कलर को हाईएस्ट प्रायोरिटी दी जाती है। इमरजेंट केस आते हैं, इमरजेंसी केस आते हैं, सीपीआर की इसमें रिक्वायर्ड होती है, और लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट करना पड़ता है, या लाइफ सेविंग सर्जरी इसमें विद इन 6 आवर में करनी पड़ेगी। वाई से याद रखना है, येलो, RYGB से याद रखोगे येलो। तो येलो क्या, इसमें कौन से केस आएंगे, तो हाई प्रायोरिटी देते हैं, अर्जेंट केस आते हैं, और इसमें भी सीपीआर की रिक्वायरमेंट होगी। लाइफ सेविंग सर्जरी यहां भी आपको विद इन 24 आवर में लाइफ सेविंग सर्जरी करनी पड़ती है। बात करें ग्रीन में, तो ग्रीन में लो प्रायोरिटी वाले केसेस आते हैं जिनमें एम्बुलेटरी पेशेंट आएंगे, आराम से चल फिर सकते हैं। बात करें ब्लैक कलर क्या, तो ब्लैक कलर में या तो ऐसे पर्सन आते हैं जिनको कि डेड हो गए हैं, ये जा चुके हैं, इस संसार को छोड़ करके राम को प्यारे हो चुके हैं। बात करें या फिर जाने वाले हैं, इन पे कितना ही टाइम वेस्ट कर दो, कितना ही आप इनको ट्रीटमेंट दे दो, इनकी लाइफ को आप सेव नहीं कर सकते हैं। ये सभी किसमें आएंगे, ब्लैक कलर में देखने को मिलते हैं। तो वन बाय वन करके अपन ने एक एक पढ़ लिया है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर यहाँ पर डिजास्टर मैनेजमेंट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट की बात करूं तो यही होता है। यहाँ पर सबसे ज्यादा ट्रायल्स के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। येलो, यहां पर येलो, रेड और ब्लैक होता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट देखने को मिलेगा। तो चारों कलर है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। RYGB से आपको इसको याद रखना है। अब इससे आगे बढ़ते हैं अपन, और आगे बढ़ेंगे तो पढ़ते हैं। तो यहाँ पे जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब आगे क्या पढ़ना है आपको, यहाँ पर क्या हो गया, इसके बाद में पढ़ते हैं कि इसके बाद में आपको क्या देखने को मिलेगा। एक होता है कि सिंपल ट्राइएज, और एक होता है
तो पढ़ेंगे अब इसके बाद में ट्राइज के बारे में पढ़ते हैं। तो सिंपल ट्राइज क्या होता है, स्टार्ट क्या होता है, इन सभी के बारे में आपको वन बाय वन करके पढ़ना है। तो बात करें अगर सिंपल ट्राइज का, तो सिंपल ट्राइज होता है ये किसी भी डिजास्टर वाली सिचुएशंस में वेल ट्रेन्ड पर्सन के द्वारा दिया जाता है। तो सिंपल ट्राइज का मतलब होता है परफॉर्म किया जाएगा वेल ट्रेन्ड पर्सन के द्वारा इन डिजास्टर सिचुएशंस में। तो बात करें अगर यहां पर सिंपल ट्राइज क्या होता है, तो इट इज परफॉर्म्ड बाय वेल ट्रेंड पर्सन। ये क्या किया जाता है, वेल ट्रेंड पर्सन के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। इट इज परफॉर्म बाय द वेल ट्रेंड पर्सन इन द डिजास्टर सिचुएशंस में वेल ट्रेंड पर्सन के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, इसे नाम दिया जाता है सिंपल ट्राइज के नाम से जानते हैं। बात करें अगर यहाँ पर स्टार्ट की मैं बात करूं कि स्टार्ट क्या होता है, स्टार्ट का मतलब चालू करना होता है। तो बात करें यहाँ पर स्टार्ट का जो सिंपल सी डेफिनेशन क्या होती है, यहाँ पर इसका मीनिंग क्या देखने को मिलेगा, फुल फॉर्म क्या होती है। तो स्टार्ट का मतलब देखने को मिलता है सिंपल ट्राइज एंड रैपिड ट्रीटमेंट। सिंपल ट्राइज एंड रैपिड ट्रीटमेंट। सिंपल ट्राइज करना है और क्या करना है, इसका रैपिड ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो ये क्या होता है, इट इज परफॉर्म्ड बाय द लेस ट्रेंड पर्सन, इट इज परफॉर्म्ड बाय लेस ट्रेंड पर्सन के द्वारा भी परफॉर्म्ड किया जा सकता है। लेस ट्रेंड पर्सन के द्वारा जो परफॉर्म किया जाता है इसे स्टार्ट के नाम से जानते हैं, सिंपल ट्राइज एंड रैपिड ट्रीटमेंट के नाम से इसको जाना जाता है। बात करते हैं आगे बढ़ेंगे, रिवर्स ट्राइज के बारे में पढ़ेंगे। रिवर्स ट्राइज क्या होता है, रिवर्स ट्राइज अब यहां पर मैं तीनों को आपको एक साथ समझा दूंगा। यहां पर बात करते हैं रिवर्स ट्राइज क्या होता है। तो रिवर्स ट्राइज का मतलब होता है ये भी क्या है, सम सिचुएशंस में हाईएस्ट प्रायोरिटी उस पर्सन को दी जाती है जो कि लिस्ट इंजर्ड पर्सन होता है। तो यहां पर आपको लिखना है सम सिचुएशंस, in some situation highest priority given to the लिस्ट इंजर्ड पर्सन को हाईएस्ट प्रायोरिटी दी जाती है। तो लिस्ट इंजर्ड पर्सन को हाईएस्ट प्रायोरिटी देते हैं। कौन कौन से केस में यहां पर हाईएस्ट प्रायोरिटी देंगे, तो बिल्डिंग इन ए फायर, अगर किसी बिल्डिंग में क्या लग गई है, आग लग गई है, बिल्डिंग इन फायर, या बात करें किसी वार में, युद्ध के मैदान में आपको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको देनी है, लिस्ट इंजर्ड पर्सन को देनी है। अब इसको समझते हैं सिंपल ट्राइज क्या होता है। सिंपल ट्राइज का मतलब होता है ये किसके द्वारा परफॉर्म किया जा सकता है, तो वेल ट्रेन्ड पर्सन के द्वारा परफॉर्म किया जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए अगर किसी को क्या करना है, डिफिब्रिलेट करना है, अगर किसी पर्सन को क्या करना है, एग्जाम्पल के लिए अगर किसी पर्सन को डिफिब्रिलेट करना है तो उसमें क्या करेंगे, सिंपल ट्राइज यूज करते हैं। तो डी डिफिब्रिलेशन, अगर किसी पेशेंट को डिफिब्रिलेशन करना है या डीफैब देना है, किसी पर्सन को डीफैब देना है, तो क्या करेंगे, वहां पर सिंपल ट्राइज यूज किया जाएगा। और सिंपल ट्राइज क्यों यूज करते हैं, क्योंकि डीफैब होता है हर कोई पर्सन नहीं दे सकता है। यहाँ पर इसको पर जूल के हिसाब से, केजी के हिसाब से यहाँ पर डीफैब में सेट करना होता है। इसके दो पैड होते हैं, दो टाइप का होता है। यहाँ पर पूरी तरीके से डीफैब को डिटेल में डिस्कशन करवाया जाएगा मेनली। और बात करते हैं यहाँ पर डिफिब्रिलेशन, तो डिफिब्रिलेशन क्या होता है, पर्सन की जो अनस्टेबल रिदम को स्टेबल रिदम में कन्वर्ट करने के लिए उसमें एक शॉक दिया जाता है, इसे नाम से जाना जाता है। डिफिब्रिलेशन में क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल शॉक दिया जाता है। आप कैसे देते हैं, तो मान लीजिए यहाँ पर टू टाइप का देखने को मिलेगा, मोनोफेजिक, बाइफेजिक होता है। तो मोनोफेजिक में बाइफेजिक कार्डियो कन्वर्जन या इलेक्ट्रिकल कन्वर्जन के नाम से भी जानते हैं। तो इलेक्ट्रिकल शॉक अलग अलग टाइप का होता है, एईडी होता है। तो एईडी किसमें यूज कर सकते हैं, तो एईडी अगर मान लीजिए यहाँ पर
स्टार्ट में जैसे एईडी देना है किसी को, ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर, तो वहां पर आपको क्या कर देना है, पैड को चिपका देना है, वो रिदम को एनालाइज करेगा और अपने आप शॉक डिलीवर कर सकता है। तो ये क्या कर सकता है, यहाँ पर लेस ट्रेंड पर्सन भी दे सकता है, लेकिन सिंपल ट्राइज में वेल ट्रेंड पर्सन होगा जो डिफिब्रिलेशन का यूज करते हैं। बात करें रिवर्स ट्राइज में, तो सम ऐसी सिचुएशंस होती है जिसमें क्या किया जाएगा, लिस्ट हाईएस्ट प्रायोरिटी उन पर्सन को दी जाती है जिनको के सबसे कम इंजरी होती है, लिस्ट इंजरी वाले पर्सन को हाईएस्ट प्रायोरिटी देती है। अगर मान लीजिए किसी बिल्डिंग में आग लग जाती है तो वहां पर सबसे पहले क्या करना है, जो लिस्ट इंजर्ड पर्सन होगा वो पर्सन को क्या कर सकता है, बचा सकता है, रेस्क्यू कर सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर लिस्ट इंजर्ड पर्सन को क्या दी जाती है, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। बात करें वार में, अगर मान लीजिए यहाँ पर युद्ध चल रही है, एक साइड से कोई पत्थर फेंक रहा है, दूसरी साइड से बंदूक की गोलियां चल रही है, एक साइड से तलवारें चल रही है, एक साइड से भाले चल रहे हैं, एक साइड से लाठियां चल रही है, पूरी तरीके से लहूलुहान का माहौल बना हुआ है, वार चल रहा है, युद्ध चल रहा है। तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, अगर मान लीजिए वार के दौरान अगर कोई एक पर्सन है जिसका यहाँ पर हल्का सा क्या हो जाती है, इंजरी हो जाती है, कट हो जाता है और वहां से ब्लीडिंग होती रहती है, तो सबसे पहले उसको क्या करना है, उस पर्सन की बैंडेजिंग करनी है, स्टीच लगा करके आपको उसको तैयार करना है, ताकि आने वाले समय पे वो क्या कर सके, वापस से फाइट कर सके, युद्ध कर सके, अपनी तैयारी को पूरी तरीके से जोर शोर के साथ, जज्बे के साथ में रख सके। तो सबसे पहले उसको ही बचाना है, ये नहीं कि एक ऐसा पर्सन है मरने वाला है उसको बचाकर क्या करोगे, अगर उसको बचाओगे तो भी आपके काम नहीं आने वाला है, हॉस्पिटल में भर्ती करा दोगे, वो सेकेंडरी बात है, लेकिन उसको क्या करना है, सबसे पहले उस पर्सन को बचाना है, तो ताकि वो आपके तुरंत काम आ सके। तो सबसे पहले लिस्ट इंजर्ड पर्सन को बचाया जाता है, रिवर्स ट्राइज यूज करते हैं। रिवर्स का मतलब होता है ट्राइज का जस्ट अपोजिट, जहां पर ट्राइज में हाईएस्ट प्रायोरिटी दी जाती है, इमरजेंट वाले केसेस को यहाँ पर लिस्ट प्रायोरिटी वाले या लिस्ट इंजर्ड पर्सन को हाईएस्ट प्रायोरिटी देकर के उनको वापस से तैयार किया जाता है उस डिजास्टर से निपटने के लिए या उसके मैनेजमेंट के लिए। तो ये क्या था, डिजास्टर मैनेजमेंट की फर्स्ट फेज है जहां पर अपन ने पढ़ा है। आगे बढ़ते हैं, अब इसमें टैगिंग होती है, टैगिंग किस तरीके से की जाती है, तो टैगिंग के बारे में भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि टैगिंग आपने पढ़ लिया। ट्राइज में 3-4 कलर पढ़े, रेड पढ़ा, येलो पढ़ा, ग्रीन पढ़ा और ब्लैक पढ़ा। अब बात करते हैं टैगिंग के बारे में। तो टैगिंग भी क्या होता है, ये भी एक कलर कोडिंग सिस्टम होता है जो क्या करता है, इसमें मेनली जो पर्सन होता है डिजास्टर फेज में, जो इन्फेक्टेड पर्सन होते हैं या जो भी क्या होते हैं डिजास्टर की फेज में चपेट में आ गए हैं, उनके लिए एक कलर कोडिंग का यूज किया जाता है और उन पर्सन को टैग कर दिया जाता है जिस पर उनका नाम होगा, उनकी आइडेंटिफिकेशन होती है, प्लेस ऑफ ओरिजिन होगा, टैग का कलर कौन सा है, टैग कलर लगा देते हैं, रेड है, येलो है, ग्रीन है या फिर ब्लैक है, और उसका प्रीवियस ट्रीटमेंट क्या है, ये सभी उस टैग पर लिखा जाता है। तो यहां पर आपको लिखना है टैगिंग। टैगिंग क्या करते हैं, टैगिंग का मतलब होता है कि इट इज ए कलर कोडिंग सिस्टम। ये भी ट्राइएज की तरह क्या होता है, कलर कोडिंग सिस्टम होता है, जिसमें मेनली क्या किया जाता है, कलर कोडिंग के हिसाब से कलर कोडिंग सिस्टम में होता है, जिसमें विथ टैग, किसके साथ में होगा, विथ टैग ऑन विच, जिसपे क्या क्या होता है, यहां पर पेशेंट का पूरा बायोडाटा देखने को मिलेगा। तो पेशेंट का नेम होगा, आइडेंटिफिकेशन होती है उसकी, क्या है, कौन है, किसका बेटा है, किसका पति है, किसका, ये सभी होता है। आइडेंटिफिकेशन होगा, नेम होगा, टैग होता है, टैग का कलर होगा, वहां पर टैग का कलर कौन सा है ये सभी उस पर लिखा होता है। बात करें अगर यहाँ पर उसको प्रीवियस ट्रीटमेंट क्या मिला है, ट्राइज कलर कौन सा है, प्लेस ऑफ ओरिजिन क्या है, प्लेस ऑफ ओरिजिन एंड प्रीवियस ट्रीटमेंट क्या क्या उसको मिला है, प्रीवियस ट्रीटमेंट। तो ये सभी इसके बारे में लिखना होता है। मान लीजिए कहीं पर आपको चोट लगी है और वहां पर टीटी लगा दिया है, तो वहां पर लिखना है कि आपको टीटी एडमिनिस्टर कर दिया गया है। तो जब भी आप इसका नेक्स्ट यहाँ पर ट्रीटमेंट कराओगे तो वहां पर वो टीटी की डोज देने की जरूरत
नहीं होती है, ये सभी इसमें लिखा होता है। तो टैगिंग का मतलब होता है एक कलर कोडिंग सिस्टम होता है जिस पर एक टैग लगा करके उसका नेम, आइडेंटिफिकेशन, टैग का कलर, प्रीवियस ट्रीटमेंट, ओरिजिन सब लिख करके देखा जाता है। अब इसमें कौन कौन से कलर होते हैं इन सभी के बारे में पढ़ना है। तो रे जीबी से आपको याद रखना है, RAYGB, रे जीबी से आपको इनका कलर याद रखना है। आर का मतलब होता है रेड कलर, और रेड कलर होता है बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, जल्दी से इसको देखना होता है। बात करें ए से, तो ए का मतलब होता है यहाँ पर अंबर कलर का। रे, RAYGB, रे जीबी से याद रखना है। वाई का मतलब होता है येलो कलर। बात करें जी से तो ग्रीन कलर होगा। बात करें बी से तो यहाँ पर ब्लू कलर देखने को मिलता है। तो ये सभी कलर होते हैं किसमें देखने को मिलते हैं, टैगिंग में देखने को मिलेगा। आर का मतलब होता है कि इसको क्या करना है, सी इमीडिएटली, तुरंत आपको जाकर के इस पर्सन को देखना ही पड़ेगा। बात करें एम्बर कलर की, तो सीन विद इन 10 मिनट, आपको विद इन 10 मिनट में जाकर के उस पर्सन को देखना है। विद इन 10 मिनट में जाकर के आप उसको देखना ही देखना पड़ेगा। बात करें येलो कलर के, तो येलो कलर में क्या करना है, सीन विद इन, उस पर्सन को विद इन 60 मिनट या 1 आवर, या तो 60 मिनट में या 1 आवर। 60 मिनट का मतलब होता है 1 आवर में उसको जाकर देखना है। ग्रीन कलर में क्या है, सीन विद इन 120 मिनट, 120 मिनट्स कह सकते हैं, या फिर इसको कहा जा सकता है 2 आवर्स में जाकर के देखना ही देखना है। बात करें ब्लू कलर के, तो सीन विथ इन 240 मिनट में उसको देखना है। इसका मतलब हो गया 4 आवर्स में कम से कम आपको जाकर देखना ही देखना होता है। तो ये क्या होता है, टैगिंग होता है, ये कलर कोडिंग सिस्टम होता है जिसमें कि टैग लगा करके उसका नेम, आइडेंटिफिकेशन, सरनेम वगैरह सब लिख करके, प्रीवियस क्या उसका ट्रीटमेंट मिला सब लिख किया जाता है। 4-5 कलर होते हैं इसमें मेनली। RAYGB, रे जीबी से आपको याद रखना है रेड कलर होगा। सी इमीडिएटली जाकर देखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट या सीवियर केस होते हैं। एम्बर कलर में भी सीवियर केसेस होते हैं, यहाँ पर अर्जेंट केसेस देखने को मिलेगा। एम्बर और येलो कलर में आपको जाकर के एम्बर कलर वाले को विद इन 10 मिनट में देखना है, येलो कलर वाले को विद इन 60 मिनट में जाकर देखना ही देखना होता है। ग्रीन कलर का आप 120 मिनट में देख सकते हैं, और ब्लू कलर ये प्रायोरिटी के अनुसार आपको जाकर के उन पर्सन का क्या करना है देखना होता है। आप क्या करो, लास्ट फेज क्या होती है, अब जब ये सब हो जाता है तो आपको क्या करना होता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डेड बॉडीज। जो भी डेड बॉडीज है उनका क्या करना है, आइडेंटिफिकेशन करना होता है। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ डेड बॉडी, अब आपको पता करना है, पहचान करनी है, उन मृत के परिजनों को ढूंढना है। जो पर्सन डेड हो चुके हैं उन पर्सन के जो भी रिलेटिव है उनको पता लगा करके उनके पास में कॉल करना है, फोन करना है, उनको बुलाना है। तो उनका आइडेंटिफिकेशन करोगे, उसके बाद में उनके रिलेटिव को जा करके बॉडी को क्या किया जाता है, हैंड ओवर किया जाता है। तो ये सभी किसमें आती है, मेनली जो फर्स्ट स्टेप पढ़ी थी आपने डिजास्टर इंपैक्ट और रेस्पॉन्स की, उसमें देखने को मिलेगा। सेकंड पेज की बात करते हैं, रिकवरी एंड रिहैबिलिटेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है आपका ट्राई, जहां से बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ट्रायल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरे डिजास्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है। ट्रायल्स को आपको हमेशा दिल और दिमाग में छाप करके रखना है, कभी भी उसको अपने दिल और दिमाग से दूर नहीं होने देना है। जैसे आप सोना मोना को रखते हो अपने, उसी तरीके से आपको भी अपने दिल और दिमाग में छाप करके रखना है, ट्रायल्स को रखना है। बात करेंगे सेकंड पेज का रिकवरी एंड रिहैबिलिटेशन के बारे में। रिकवरी एंड रिहैबिलिटेशन, रिकवरी एंड रिहैबिलिटेशन के बारे में पढ़ते हैं कि रिकवरी कैसे होती है, रिहैबिलिटेशन में क्या देखने को मिलेगा। तो रिकवरी एंड रिहैबिलिटेशन की मेनली 3 फेज होती है, प्राइमरी फेज, सेकेंडरी फॉलोअप फेज एंड टर्सरी क्लीन अप फेज। बात करते हैं यहाँ पर इसकी 3 फेजेस के बारे में। तो आप यहाँ पर एक चार्ट बना करके इसकी तीनों फेज लिख सकते हैं, कौन कौन से इसमें फेजेस देखने को मिलेगा। तो बात करें सबसे पहले प्राइमरी फेज, प्राइमरी फेज होती है और प्राइमरी फेज 0 से लेकर के 6 आवर्स की देखने को मिलेगी। बात करें अगर यहां पर सेकेंडरी फेज के बारे में, तो सेकेंडरी
सेकेंडरी फेज। एंड बात करते हैं यहां पर तीसरी फेज की, तो टर्सरी। टर्सरी फेज के बारे में, प्राइमरी फेज, सेकेंडरी फेज और टर्सरी फेज, ये तीन फेज देखने को मिलती है। तो टर्सरी फेज को क्लीन अप फेज के नाम से भी जाना जाता है, क्लीन अप फेज। और सेकंड फेज होती है, वो कौन सी फेज होती है, तो सेकंड फेज को नाम दिया जाता है फॉलो अप फेज के नाम से जानते हैं। इसमें फॉलो अप फेज कितने देर की होती है, तो यहाँ पर 6 घंटे से लेकर 24 आवर्स की होती है। बात करें यहाँ पर टर्सरी फेज, क्लीन अप फेज कितने दिन का होगा, 1 से लेकर के 60 दिन का या 1 to 60 डेज की होती है। बात करें प्राइमरी फेज में क्या करना होता है, तो फर्स्ट केयर, फील्ड केयर करनी है और फर्स्ट के एड देना है। तो यहाँ पर क्या करो, फील्ड केयर करनी है और क्या करना है, यहाँ पर फर्स्ट एड दिया जाता है, फर्स्ट एड देना है, यहाँ पर प्राथमिक उपचार करना है और फील्ड केयर करनी है। बात करें सेकंड फेज या फॉलो अप फेज में क्या करना है, ट्रांसपोर्टेशन करना है, सैनिटेशन करना है और इम्यूनाइजेशन करना है। तो यहाँ पर क्या क्या करना होगा आपको, ट्रांसपोर्टेशन करना है, उन पर्सन को सेफ स्थान पर पहुंचाना है या उनके घर तक पहुंचाना है, हॉस्पिटल तक पहुंचाना है, तो ट्रांसपोर्टेशन करना है, ट्रांसपोर्टेशन। तो यहाँ पर क्या करना है, पर्सन को क्या करना है, वहां सेफ एरिया में लेके जाना है, हॉस्पिटल में पहुंचाना है और जो लिस्ट इंजर्ड पर्सन है उनका फर्स्ट एड करके वहां पर उनको घर पर छोड़ के आना है। तो ट्रांसपोर्टेशन करना है, उनका ले जा करके। बात करें यहाँ पर क्या करना है, इम्यूनाइजेशन करना है, ट्रांसपोर्टेशन, इम्यूनाइजेशन वगैरह करके उनको क्या करना होता है, उनको हॉस्पिटल में केयर दी जाती है या जो पर्सन ठीक है उनको कहां पर भेजा जाता है, घर पर पहुंचाना होता है, सैनिटेशन करते हैं। बात करते हैं आप थर्ड फेज के बारे में, टर्सरी फेज के बारे में। तो 1 से लेकर के 60 डेज का देखने को मिलेगा, 1 to 60 डेज का होता है। इसमें क्या क्या करना होता है, तो उन पर्सन को क्या देना है, फूड देना है, क्लॉथ देना है, पहनने के लिए कपड़े देने हैं, रहने के लिए घर देना है। तो यहाँ पर जो आवश्यकता वाली चीजें होती है, प्राथमिक आवश्यकता की चीजें होती है, फूड, रोटी, कपड़ा, मकान देना है। आगे बात करें तो यहाँ पर उसको क्या करना है, सोशल सर्विसेज, एम्प्लॉयमेंट और रिहेबिलिटेशन करना है। तो यहाँ पर इसको क्या क्या प्रोवाइडेड करवाना है, सोशल सर्विसेज देनी है, रिहेबिलिटेशन करना है। रिहेबिलिटेशन का मतलब होता है कि वापस से पहली वाली कंडीशन में उसको लेकर के आना है। और बात करें उसको क्या देना है, एम्प्लॉयमेंट देना है। एम्प्लॉयमेंट क्या देना है, अगर रोजगार देना है, अगर उनका क्या हो चुका है, पूरी तरीके से सत्यानाश हो गया है उसके रोजगार का, तो उसको क्या देना पड़ेगा, रोजगार भी देना है, एम्प्लॉयमेंट देना है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर प्राइमरी फेज होती है 0 से लेकर के 6 आवर के। अगर मान लीजिए कोई डिजास्टर अभी हुआ है तो आने वाले 6 घंटे फर्स्ट 6 आवर होते हैं वो किसमें जाएंगे, प्राइमरी फेज में। फील्ड केयर करनी है और पर्सन का फर्स्ट एड देना है, उनको प्राथमिक उपचार देना है। अगर किसी को हाथ पैर में चोट लगी है तो वहां पर उसको पट्टी करनी है, दवा लगानी है। बात करें सेकेंडरी फेज के बारे में, तो यहाँ पर फॉलो अप फेज होती है, 6 घंटे से 24 घंटे का देखने को मिलेगा। ट्रांसपोर्टेशन करना है, उन पर्सन को या तो हॉस्पिटल में पहुंचाना है या अगर जो पर्सन ठीक है उनको कहां पर घर तक छोड़ के आना है, उनका इम्यूनाइजेशन करना है, सैनिटेशन करना है। बात करें टर्सरी फेज के बारे में, तो 1 से लेकर के 60 दिन की देखने को मिलती है। इसमें क्या किया जाता है, फूड, रोटी, कपड़ा, मकान की व्यवस्था की जाएगी, सोशल सर्विसेज प्रोवाइडेड कराई जाती है, रिहेबिलिटेशन किया जाता है और इसके साथ साथ में एम्प्लॉयमेंट भी है, उनको रोजगार भी दिया जाता है। तो ये सभी किसमें देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर रिकवरी फेज या रिहेबिलिटेशन फेज में देखने को मिलती है। बात करते हैं थर्ड नंबर की जो फेज आती है, थर्ड नंबर की फेज इसमें कौन सी देखने को मिलेगी, तो मिटिगेशन। मिटिगेशन, अब मिटिगेशन क्या है, थर्ड नंबर की फेज होती है। इसमें क्या करना होता है, रिस्क को आइडेंटिफाई करना है, रिस्क आइडेंटिफिकेशन।
अब रिस्क को आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं? अब मान लीजिए रिस्क को आइडेंटिफाई करना है, किस तरीके से डिजास्टर आ सकता है, किस तरीके से डिजास्टर को रोका जा सकता है। तो जो भी रिस्क होती है उनको सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन करो। अगर मान लीजिए कहीं पर क्या होता है, पानी भरता है या जब भी बाढ़ आती है, बरसात होती है ज्यादा, तो वो एरिया जिनमें नीचे वाले एरियाज है उनमें पानी भरता है, तो वहां पर आपको क्या करना है, अब नए प्लॉट नहीं बनाने हैं, नए मकान नहीं बनाने, क्योंकि वहां पर जाकर जब भी बारिश होगी तो सबसे पहले वहां पर पानी भरेगा और वहां पर बाढ़ आने की समस्या रहती है। तो ऊंचे पर मकान बनाने हैं, प्रिपेयरनेस करनी है, यहाँ पर रिस्क को आइडेंटिफाई करना है, कौन कौन सी रिस्क होती है जिसकी वजह से डिजास्टर हो सकता है, उन सभी का रिस्क को आइडेंटिफाई करके उनका अच्छे से पता लगा करके डिजास्टर को रोका जा सकता है। तो ये सभी है। मान लीजिए बार बार में कहीं पर शॉर्ट सर्किट की वजह से फैक्ट्रीज में आग लगती है, तो उनको शॉर्ट सर्किट को किस तरीके से आइडेंटिफिकेशन करो, किस वजह से हो रहा है, शॉर्ट सर्किट की वजह से है तो शॉर्ट सर्किट को आप किस तरीके से ठीक कर सकते हैं। ये सभी किसमें आता है, मिटिगेशन में, जहां पर रिस्क को आइडेंटिफाई किया जाता है कि कौन कौन सी रिस्क होती है जिसकी वजह से डिजास्टर डेवलपमेंट होता है। तो ये सभी रिस्क होती है। आगे बढ़ते हैं यहां पर फोर्थ नंबर की फेज प्रिपेयरनेस के बारे में, कि प्रिपेयरनेस होती है क्या देखने को मिलेगा। तो प्रिपेयरनेस की बात करते हैं। प्रिपेयरनेस, प्रिपेयरनेस क्या होती है, बात करेंगे प्रिपेयरनेस के बारे में। अगर मान लीजिए किसी डिजास्टर है उसको यूज किया जाए या उसको रिड्यूस करने के लिए जो भी आपके इफेक्ट लगाए जाते हैं फ्यूचर के डिजास्टर को रिड्यूस करने के लिए, या वो मेजर जो कि यूज किए जाते हैं टू प्रिवेंट और रिड्यूस द चांसेस ऑफ द डिजास्टर इन द फ्यूचर। तो बात करेंगे प्रिपेयरनेस में क्या करना है। तो यहां पर क्या करेंगे, तो द मेजर आर यूज, measure are used to reduce or prevent the measure are used to reduce or prevent the फ्यूचर वाले डिजास्टर को कम करने के लिए या उसके इफेक्ट को कम करने के लिए, रिड्यूस और प्रिवेंट द इफेक्ट ऑफ द इफेक्ट ऑफ डिजास्टर इन फ्यूचर, फ्यूचर में आने वाले डिजास्टर के इफेक्ट को कम करने के लिए जो भी मेजर यूज किए जाते हैं ताकि आने वाले, अब मान लीजिए यहां पर अगर कहीं पर क्या होता है, बाढ़ आती है या भूकंप आते हैं, तो वहां पर क्या करना होता है, वहां पर आप बेसमेंट से क्या करते हैं, पिलर बना करके वहां पर ऊपर मकान बनाए जाते हैं, धरती से ऊपर बनाए जाते हैं ताकि उनमें क्या ना हो, कंपन ना हो, अर्थक्वेक का कम से कम झटका लगे। तो ये सभी क्या करने होते हैं, वो मेजर हैं जो कि क्या यूज किए जाते हैं। अब जहां पर पानी भरता है वहां पर मकान नहीं बनाना है, अच्छी तरीके से इंजीनियरिंग का यूज करके वहां पर अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी से मकान बनाए जाते हैं। जहां पर भूकंप आते हैं, अर्थक्वेक ज्यादा आता है, जहां पर सुनामी ज्यादा आती है, तो समुद्र तट से दूर पर मकान बनाने हैं। ये सभी मेजर होते हैं जिनकी वजह से आप क्या कर सकते हैं, डिजास्टर को कम कर सकते हैं। अब बात करें एनआईडीएम का, इसमें एनआईडीएम यहाँ पर कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है, वहां पर आपको ध्यान देना है। एनआईडीएम, एनआईडीएम क्या होती है, कब आया था, तो एनआईडीएम कब आया, तो 1995 में आया था। एनआईडीएम 1995 में आया। एनआईडीएम का मतलब क्या होता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट। एनआईडीएम क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट के नाम से इसको जाना जाता है। कब आया था, 1995 में देखने को मिला था। बात करें एनडीआरएफ का, तो एनडीआरएफ क्या है, नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स एंड सिविल डिफेंस। एनडीआरएफ, एनडीआरएफ क्या होता है, नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स, नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स, नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स एंड सिविल डिफेंस।
ये क्या है? एनडीआरएफ है। तो नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स एंड सिविल डिफेंस के नाम से इसको जाना जाता है। कब आया? 2006 में आया था एनडीआरएफ, नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स एंड सिविल डिफेंस, 2006 में आया। बात करें सीआरपीएफ क्या होता है, तो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। तो यहां पर आपको छोटी छोटे फुल फॉर्म लिखनी है, इंपॉर्टेंट है। सीआरपीएफ क्या होता है? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ये सभी क्या करती है? यहाँ पर डिजास्टर मैनेजमेंट में काम करती है। बात करें सीआईएसएफ के बारे में पढ़ेंगे। सीआईएसएफ क्या है? सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं कि कौन सा? बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, 10 बटालियन थी इनकी। तो बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी, बीएसएफ के बारे में आपने खूब सुना है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ये सभी क्या है? इंपॉर्टेंट है, जो कि मेनली किसमें काम करती है? डिजास्टर मैनेजमेंट में काम आती है। आईटीबीपी, इंडो तिब्बतियन नेशनल बॉर्डर पुलिस फोर्स के नाम से इसको जानते हैं। तो ये सभी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं, अगर मान लीजिए मैन मेड में बात करें कि मैन मेड जो डिजास्टर होता है, यहाँ पर आपको देखने को मिला था 3 दिसंबर 1984 में एमआईसी का भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, जिसमें एमआईसी मेथाइल आइसोसाइनेट का लीकेज हुआ था। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट या बहुत ही ज्यादा जहरीली गैस थे मिथाइल आइसोसाइनेट। बहुत से लोगों की यहाँ पर जान गई थी यहाँ पर। तो बात करते हैं एमआईसी के बारे में, मिथाइल आइसोसाइनेट के बारे में। भोपाल गैस ट्रेजेडी था, वो क्या था? मैन मेड डिजास्टर था। तो अगर मैं बात करूं भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में, भोपाल कहां है? तो एमपी में। भोपाल में एक गैस ट्रेजेडी हुई थी। भोपाल गैस ट्रेजेडी कब देखने को मिली थी? तो 3 दिसंबर 1984 में भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। जो रेस्पॉन्सिबल गैस थी वो कौन सी गैस थी? एमआईसी थी, मिथाइल आइसोसाइनेट। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मिथाइल आइसो साइनेट की पॉइजनिंग हुई थी या भोपाल गैस में, भोपाल गैस ट्रेजेडी में कौन सी गैस का लीकेज देखने को मिला? एमआईसी का। मिथाइल आइसोसाइनेट का कब हुई थी? 3 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, आइसोसाइनेट। अब बात करते हैं हॉस्पिटल इमरजेंसी कलर के बारे में। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से भी एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आते हैं। हॉस्पिटल इमरजेंसी कलर कोडिंग, हॉस्पिटल इमरजेंसी कलर के बारे में बात करेंगे। हॉस्पिटल में कौन कौन सी इमरजेंसी कलर कोडिंग दी जाती है, इन सभी के बारे में 1 बाय 1 करके पढ़ने वाले हैं। रेड कलर होगा, ऑरेंज कलर होता है, ब्लू कलर होता है, ग्रीन कलर होता है, येलो कलर होता है, एम्बर कलर होगा, ब्लैक कलर होगा, व्हाइट कलर होगा, पिंक कलर। तो यहाँ पर 1 बाय 1 करके एक ही कलर के बारे में पढ़ते हैं। रेड कलर, और रेड कलर होता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रेड कलर का मतलब होता है लाल, आर से याद रखना है। रेड, और रेड का मतलब होता है लाल, और लाल किसमें देखने को मिलता है? तो आग बबूले वाली कंडीशन में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर क्या होता है? अगर फायर लगती है हॉस्पिटल सेटिंग में तो कौन सा कलर देना होता है? रेड कलर देंगे। बात करें यहाँ पर अगर फायर के अलावा क्या होता है? ब्लू कलर कब देते हैं? तो ब्लू कलर का मतलब होता है कि अगर किसी पर्सन को अडल्ट में क्या हुआ है? कार्डियक अरेस्ट हुआ है। कार्डियक अरेस्ट में कौन सा कलर यूज करते हैं? ब्लू कलर का यूज किया जाता है। या फिर क्या होगा यहाँ पर? मेडिकल लॉकडाउन, मेडिकल लॉकडाउन का मतलब हुआ यहाँ पर मेडिकल लॉकडाउन। या कार्डियक अरेस्ट में कौन सा कलर देते हैं? ब्लू कलर देते हैं। ऑरेंज कलर कब देते हैं? तो ऑरेंज कलर दिया जाता है यहाँ पर। ऑरेंज कलर कब दोगे? तो अगर कोई मास कैजुअलिटी हुई है। अब मास कैजुअलिटी, मास कैजुअलिटी के नाम से किसको जाना जाता है? तो मास कैजुअलिटी क्या होती है उसके बारे में पढ़ेंगे।
मास कैजुअलिटी या फिर बात करें यहां पर कोई डिजास्टर आया है। मास कैजुअलिटी का मतलब था कि यहाँ पर दो चार बसें थी वो आपस में भिड़ गई है या ट्रेन पटरी से उतर गई है, तो बहुत सारे एक साथ आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था। आप इमरजेंसी में हॉस्पिटल में एम्स में ड्यूटी कर रहे हो और एम्स में अगर ड्यूटी कर रहे हो तो वहां पर क्या देखने को मिला, एक साथ चार पांच बसें एक साथ भिड़ गई है या दो चार बसें एक साथ खाई में कूद गई है, तो वहां पर क्या देखने को मिलेगा, आपने अनुमान नहीं लगाया था कि एक साथ इतने इमरजेंसी में एक साथ पेशेंट आ सकते हैं और आपके अनुमान नहीं था, उसके अलावा आपको एक साथ बहुत सारे पेशेंट देखने को मिलते हैं, तो इसे ही नाम दिया जाता है मास कैजुअलिटी। आपके अनुमान से भी ज्यादा परे अगर एक साथ इतने केस देखने को मिलते हैं तो उसे मास कैजुअलिटी या डिजास्टर के नाम से जाना जाता है। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर मास कैजुअलिटी आती है कौन सा कलर कोड यूज करोगे हॉस्पिटल में, ऑरेंज कलर यूज करना है, ग्रीन कलर कब यूज करेंगे अगर आपको क्या करना है, इवैक्यूएशन करना है। ग्रीन कलर का कब यूज करना है, इवैक्यूएशन। इवैक्यूएशन मतलब होता है कि कहीं पर छोड़ के भगना है। मान लीजिए अगर आपको हॉस्पिटल को खाली करवाना है, बॉम्ब की थ्रेट था, अगर मान लीजिए कोई कह देता है कि हॉस्पिटल में बॉम्ब है, तो जल्दी से आपको क्या करवाना होता है, उस हॉस्पिटल या वार्ड को खाली करवाना होता है। तो उसके लिए कलर कोडिंग यूज करते हैं, ग्रीन कलर कोड का यूज किया जाता है। बात करें अगर येलो कलर कोड के लिए कि येलो किसके लिए यूज करते हैं, तो येलो किया जाता है मिसिंग पेशेंट के लिए। अगर कोई पेशेंट है खो गया है, गुम गया है, तो उसके लिए मिसिंग पेशेंट्स के लिए कौन सा कलर कोड यूज किया जाएगा, येलो कलर कोड का यूज किया जाता है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वन बाय वन क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एम्बर कलर किसके लिए यूज करते हैं, तो मिसिंग और अबडक्टेड इन्फेंट के लिए। अब यहां पर एम्बर कलर किसके लिए यूज किया जाएगा, एम्बर कलर यूज किया जाता है मिसिंग और अबडक्टेड, मिसिंग एंड abducted इन्फेंट। अगर कोई इन्फेंट मिसिंग हुआ है या अबडक्टेड हुआ है तो उसके लिए कौन सा कलर कोड यूज करोगे, एम्बर यूज करना है। अगर कोई मान लीजिए कुछ नहीं दिया हुआ है और मिसिंग पेशेंट लिखा है तो येलो कलर कोड का यूज करना है। अगर मान लीजिए दिया जाता है कोई इन्फेंट है पर्टिकुलर वो मिस हुआ है तो उसके लिए एम्बर कलर कोड का यूज करना है। ब्लैक करना है बॉम्ब थ्रेट के लिए। अगर मान लीजिए अगर हॉस्पिटल में कोई कहता है कि बम है तो बॉम्ब रखा है तो उसके लिए कौन सा कलर कोड यूज करोगे, तो यहां पर बॉम्ब के लिए बी से ब्लैक और बी से बॉम्ब, तो ब्लैक होता है वो क्या है, बी से ब्लैक और बी से बॉम्ब याद रखना है। अगर कोई कहता है कि हॉस्पिटल में बॉम्ब है या किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन में बॉम्ब है जल्दी से खाली करो, तो कौन सा दोगे, बॉम्ब का लिए ब्लैक कलर का यूज किया जाता है बॉम्ब थ्रेट के लिए। या कोई कह देता है कि यहां पर चेतावनी देता है या धमकी देता है कि बॉम्ब है तो उसके लिए आपको यूज करना है ब्लैक कलर का यूज करना होता है। बात करें व्हाइट कलर कब यूज करोगे और पिंक कलर कब यूज करना होता है, तो व्हाइट कलर यूज करते हैं अगर कोई पर्सन है वो गुस्से से लाल पीला हो गया है, अग्रेशन और वायोलेंस वाली कंडीशन में। अगर मान लीजिए कोई पर्सन को क्या है साइकेट्रिक प्रॉब्लम है, अग्रेशन वाला स्थिति आ गई है, उसमें मेनिया वाली कंडीशन है, या सीजोफ्रेनिया की बात करें जिसमें सीजोफ्रेनिया एक्साइटमेंट वाली कंडीशन होती है, इन सभी में कौन सा कलर कोड देते हैं, व्हाइट कलर का यूज करते हैं। तो एग्रेशन वाली कंडीशन में, या बात करें वायोलेंस वाली कंडीशन में जहां पर वायोलेंस कर रहा है, तोड़ फोड़ कर रहा है अगर कोई पर्सन, व्हाइट कलर का यूज करना है। पिंक कलर का यूज कब करोगे, अगर कार्डियक अरेस्ट हुआ है इन चिल्ड्रन, कार्डियक अरेस्ट इन चिल्ड्रन, अगर बच्चों में कार्डियक अरेस्ट होता है तो उसके लिए जो कलर कोडिंग यूज की जाती है वो क्या कलर कोडिंग होगा, तो यहां पर जो कलर कोडिंग यूज की जाती है पिंक कलर का होता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड पे, एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है यहां से भी, तो दो यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है, हॉस्पिटल इमरजेंसी कलर कोडिंग के बारे में और ट्रायल्स के बारे में, कलर कोडिंग के बारे में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट में बात करते हैं यहाँ पर हॉस्पिटल इमरजेंसी कलर कोडिंग का, तो रेड कब देना है, अगर कहीं पर आग लगी है तो आग लगी है तो कैसी होती है, लाल होती है, तो आर से याद रखना
है लाल, और लाल कैसा होता है तो रेड कलर देना है, ब्लू कलर। अब मान लीजिए किसी पर्सन को कार्डियक अरेस्ट हुआ है, बॉडी में साइनोसिस हो जाएगा, और साइनोसिस कैसा होता है ब्लू कलर का होता है, तो ब्लू और ब्लू कार्डियक अरेस्ट में कैसा हो जाएगा पर्सन, ब्लू पड़ जाएगा, नीला पड़ जाएगा, इसलिए इसको याद रखना है ब्लू से। बात करें ऑरेंज की, अगर एक साथ आपने एक्सपेक्टेड नहीं किया था उससे ज्यादा केस आपके एक साथ आ जाते हैं तो उन्हें मास कैजुअलिटी के नाम से जानते हैं या डिजास्टर के नाम से जानते हैं। ग्रीन से याद रखना है इवैक्यूएशन है, अगर यहाँ पर हरियाली हरियाली वाली कंडीशन होती है छोड़कर जाना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कोई कहता है कि इस हॉस्पिटल में बॉम्ब है जल्दी से खाली कराओ, तो आप कौन सा कलर दोगे, ग्रीन कलर देना है। येलो कलर कब दोगे तो मिसिंग पेशेंट हो गया है, अगर कोई पेशेंट है छोड़ करके भग गया है, खो गया है पेशेंट, तो ग्रीन कलर देना है। येलो कलर देना है। एम्बर कलर कब दोगे जब कोई, अगर कोई इन्फेंट है वो अबडक्टेड है या मिसिंग इन्फेंट होता है उसके लिए अंबर कलर यूज करना है। ब्लैक कलर अगर बॉम्ब की कोई थ्रेट देता है, कोई कहता है बॉम्ब है या बॉम्ब रखा है, तो वहां पर क्या करना है, ब्लैक कलर देना है। और बॉम्ब की वजह से खाली करवाना है तो क्या करना है, वहां पर देना हो आपका है ग्रीन। इवैक्यूएशन करवाना है, भगाना है, उसके लिए ग्रीन देना है। बॉम्ब है उसके लिए ब्लैक दो। व्हाइट कब देते हैं, अगर कोई आदमी है गुस्से से लाल पीला हो गया है, कोई साइकेट्रिक पेशेंट है, अग्रेशन कर रहा है, वायोलेशन कर रहा है, जंगली जानवर की तरह व्यवहार कर रहा है, तोड़फोड़ करना है, व्हाइट कलर देना है। पिंक कलर देना है कार्डियक अरेस्ट इन चिल्ड्रन, अगर बच्चों में कार्डियक अरेस्ट होता है उसके लिए क्या देना होता है, पिंक कलर दिया जाता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जहां तेरी याद ना आए वो तन्हाई किस काम की, जो बिगड़े रिश्ते ना बना दे वो खुदाई किस काम की। बेशक हमें जाना है अपनी मंजिल तक, पर जहां से अपने ना दिखाई दे वो ऊंचाई किस काम की, वो ऊंचाई किस काम की। तो आपको हमेशा बढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है, बढ़ते रहना है। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है, और उस दिन के लिए आपको दिन रात जाग करके मेहनत करनी पड़ती है। जिंदगी में ठोकर का लगना भी जरूरी है, क्योंकि जिंदगी में ठोकर और ताश में जोकर कभी भी माहौल बदल देते हैं। तो आपकी जिंदगी में भी अगर कभी कठिनाई आती है, विषम परिस्थितियां आती है, तो उनसे आपको घबराना नहीं है, क्योंकि गुच्छे की आखिरी चाबी भी कभी कभी ताला खोल देती है। तो निरंतर हो रही है सफलताओं से कभी निराश मत होना, क्योंकि गुच्छे की आखिरी चाबी भी कभी कभी ताला खोल देती है। अब बात करते हैं अपन रेस के बारे में और पास के बारे में। यूज करेंगे रेस कब यूज करते हैं तो यूज इन द फायर सेटिंग। अगर मान लीजिए कहीं पर फायर लगी हुई है, आग लग गई है, मान लीजिए यहां पर आपको लिखना है आग लग गई, आग लग गई है। अगर मान लीजिए आग लग गई है तो क्या करना है, यूज इन फायर, फायर्स में आपको क्या यूज करना है तो वहां पर आपको रेस यूज करना होता है। अब ये नहीं है कि अगर मान लीजिए आपके वार्ड में आग लग गई है तो आप वहां से निकल करके भाग रहे हैं, आपको खुद को नहीं भागना है, सबसे पहले वहां से पेशेंट को भगाना है, रेस्क्यू करना है। तो अगर कहीं पर आग लग गई है या फायर लगी है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, रेस फॉर्मूला यूज करना है। रेस का मतलब ये नहीं है कि वहां पर आग लगी है और वहां से आप भाग करके खुद निकल कर चले गए, पेशेंट बेचारा अंदर रह गया, अंदर ही उसको जला दिया, ऐसा कुछ नहीं करना है। तो रेस फॉर्मूला का मतलब होता है आर से सबसे पहले पर्सन को क्या करो, रेस्क्यू करो। अगर किसी वार्ड में आग लगी है तो सबसे पहले आपकी प्राइम मोटर रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसमें जितने भी पेशेंट है उनको निकाल करके तुरंत आपको बाहर करना है। ए का मतलब होता है कि यहां पर आपको एम सेट करना है, यहां पर अलार्म बजाना है। तो यहां पर अब आपकी जितना आपसे हो सकता था आपने किया, उसके बाद में आपको अलार्म बजाना है ताकि और लोग भी आपकी मेहनत के लिए या आपकी हेल्प के लिए और लोग भी आएंगे। बात करें सी से तो कन्फाइन करना है, कन्फाइन द फायर, फायर को अब क्या करना है, कन्फाइन करना है। कैसे करना है, मान लीजिए अगर किसी वार्ड में आग लग जाती है तो उसके जो भी गेट दरवाजे हैं सबसे पहले उनको ऑक्सीजन को आपको सबसे पहले क्या करना है, बंद करना है। उसके बाद में क्या करना है, जो भी गेट दरवाजे हैं या खिड़कियां हैं, विंडोज हैं, उनको क्या करना है, क्लोज करना है ताकि आग बाहर ना निकले, अंदर ही रहे, एक ही वार्ड में रहे। आगे बात करेंगे तो यहां पर एक्सटिंग्विशर, एक्सटिंग्विश द फायर, एक्सटिंग्विश का यूज करना है। और फायर को बुझाने के लिए अग्निशामक, एक्सटिंग्विश का मतलब होता है अग्निशामक यंत्र।
एस्टिंग वॉइस का मतलब होता है अग्निशामक यंत्र का आपको यूज करना होता है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है। बात करें रेस्क्यू, तो सबसे पहले पर्सन को रेस्क्यू करना है, अलार्म बजाना है, फायर को कन्फाइन करने के लिए कन्फाइन करना है फायर को, सभी गेट दरवाजे खिड़कियां ऑक्सीजन सप्लाई बंद कर देनी है। एस्टिंग वॉइस का फायर अब अग्निशामक यंत्र का आपको यूज करना है। और एस्टिंग वॉइस का कैसे यूज करते हैं, तो एस्टिंग वॉइस सर यूज किस तरीके से करना है, तो यहाँ पर आपको फॉर्मूला याद रखना है। रेस लगा करके अब आपको पास होना है। यहाँ पर वहां पर आपने रेस लगाई, अब यहाँ आपको पास होकर के दिखाना है। रेस में जब आप पास होगे तभी जाकर के आपको गोल्ड मेडल दिया जाएगा। अगर आप मैराथन की दौड़ में भागते हैं, रेस लगाते हैं और अब पास हो जाते हैं, तो आपको गोल्ड मेडल पहना करके आपका स्वागत किया जाएगा। तो पी से मतलब होता है पुश पिन, पुश द पिन। पिन को क्या करना है, सबसे पहले पुल द पिन, पिन को क्या करना है, पुल करना है। तो यहाँ पर जो पिन लगी हुई होती है उसको क्या करो, सबसे पहले निकाल दो। तो पुल द पिन, पिन को क्या करना है, पुल खींच करके निकालना है। ए का मतलब होता है कि एम, एम करना है। अब कहां पर आपको क्या करना है, वहां पर एम द फायर, फायर जहां पर लगी हुई है उसको एम करो। ये नहीं है। बात करें एस से, तो एस का मतलब होता है यहां पर क्या करना है, अब उसको क्या करो, सबसे पहले स्क्वीज करना है और अब आपको क्या कर देना है, स्वीप। अब इसका मतलब होता है सबसे पहले यहाँ पर अग्निशामक यंत्र आपने देखा होगा रेड कलर का हर जगह पर लगा हुआ होता है, उसको क्या करना होता है, निकालना है, पकड़ना है और जो उसकी पिन होती है उसको पुल करके बाहर खींच के हटाना होता है। बाद में क्या करना है, उसको एम करना है। बात करें यहाँ पर एम का मतलब होता है यहाँ पर अगर आपको आग लगी हुई है तो इस साइड से आपको एम करना है कि मुझे इस साइड में आग बुझानी है। उसके बाद में उसको स्क्वीज करना है, दबाना है और वहां पर आग लगी हुई है उससे उसको क्या कर देना है, स्वीप आउट कर देना है और वहां पर आग होगी वो बुझ जाती है। तो ये पूरा आज आपने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में इंपॉर्टेंट सेशन आपने कंप्लीट कर लिया है। इसी तरीके से आप अपनी मेहनत को जोश जुनून और जज्बे के साथ में जारी रखिए। आने वाले हर एग्जाम में आप विजेता बनकर के उभरने वाले हैं। तो आप पहले भी विजेता थे, अब भी विजेता है और आने वाली हर एग्जाम में विजेता बनकर के उभरोगे। बशर्ते यह है कि मेहनत को अपना हथियार बना लीजिए। आपको आज जितनी ज्यादा आपके जीवन में संघर्ष आता है उतनी ज्यादा आप क्या होती है, आपकी जिंदगी होती है उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगी और जितने ज्यादा आप स्ट्रॉन्ग बनोगे उतनी ज्यादा आपकी लाने वाली लाइफ है इजी होती चली जाती है। तो लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती और बैठे बैठे यूं कभी जय जयकार नहीं होती है। इसलिए आपको मेहनत करनी है, मेहनत मेहनत और मेहनत होती है। यही सब बड़ा सफलता का सूत्र होता है या सफलता का मंत्र होता है, वो मेहनत होती है। मेहनत के बिना कुछ नहीं होता है और कंटिन्यूटी में आपको मेहनत करनी है। एक दिन मेहनत करने से कुछ नहीं होगा, लेकिन लगातार मेहनत करोगे तो आप अपने और अपने परिवार के सपनों को पूरा करके मानोगे। अपने परिवार के सपनों को जो उड़ान देनी है, अपने सपनों को आपको लग्जरी लाइफ जीने के लिए आज मेहनत की जरूरत है। मेहनत से दूर नहीं भागना है, जितना ज्यादा हो संभव मेहनत करना है। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक्स टू ऑल, लव यू टू ऑल, धन्यवाद।